स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल आरएन क्लासेस में। मैं आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी का जो पीवाईक्यू सीरीज लगा था उसी को मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं। और इसमें मैं आज 8 जनवरी 2021 के शिफ्ट नंबर 2 के क्वेश्चन का एनालिसिस करूंगा। इससे पहले मैंने जितने भी एग्जाम एनटीपीसी के जो भी शिफ्ट हुआ था उसका एनालिसिस किया है। इस पर मैं लगभग 13 क्लास इससे पहले ले चुका हूं। और मैं आपको बता दूं, इसमें मैं जो जीएस पेपर है उसको कवर कर रहा हूं और जीएस में भी जो करंट अफेयर है उसको भी मैं इस वीडियो में डाल देता हूं, ताकि आप लोगों को ये एक आइडिया लग सके कि करंट का वेटेज कितना रहता है और करंट कहां से पूछा जाता है, किस टॉपिक पे फोकस करने की जरूरत है करंट के लिए, और जीएस का जो क्वेश्चन है वो कितना डीप रहता है। तो हम लोग शुरू करते हैं इसको। आइए, पहला क्वेश्चन क्या है देखिए। किस स्थान को बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता था? अभी देखो, एक क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि बंगाल के जो सेना थे वो सेना अधिकतर कहां से आते थे, यही इसीलिए इसका कह रहा है कि क्वेश्चन पूछा है कि बंगाल सेना की नर्सरी। तो अगर मैं बात करूं बंगाल की सेना में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी में बंगाल की सेना में जो मैक्सिमम लोग आते थे वो आते थे बंगाल सही है, बंगाल, बिहार और अवध के उच्च जाति के लोग आते थे, ब्राह्मण, भूमिहार, ये सब आते थे, ध्यान रखिएगा। उसमें भी सबसे अधिक कहां से आते थे? तो अवध से आते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही उत्तर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो बता दें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं कहां से? हवा से, जल लेते हैं मिट्टी से, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन निकलता है यहां पे। तो यही किसकी आवश्यकता होती है देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। यूनेस्को गिलर्मो कैनो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार को प्रदान किया गया था। यह करंट का पहला क्वेश्चन है। मैं नंबरिंग कर देता हूं ताकि आप लोगों को लग सके कि करंट का कितना क्वेश्चन आया था एग्जाम में। ऐसे अगर बताऊंगा तो आपको एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगेगा। देखिए, पुरस्कार से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का उत्तर जो भी है उससे ना आपको मतलब है ना हमको मतलब, क्योंकि ये क्वेश्चन तो पूछना है नहीं, बट इससे आप एक आइडिया ले सकते हैं। जैसे यूनेस्को के बारे में आपको बता देता हूं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वैसे तो हो जाएगा जिनेथ बेदया लीमा, लेकिन मैं आपको यूनेस्को के बारे में बता दूं। ये जो अवार्ड है यूनेस्को गिलर्मो कैनो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार, ये अवार्ड 3 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के दिन ये दिया जाता है, ये अवार्ड। अगर मैं बात करूं थोड़ी सी यूनेस्को की, तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहां है बताइएगा? यूनेस्को का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी कहां पर है? पेरिस में है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 16 नवंबर 1945 के। और वर्तमान में जिसको इनका डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है ऑड्रे ऑजले। क्या नाम है? ऑड्रे ऑजोले। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। यूनेस्को से आपको कुछ भी पूछ सकता है, चाहे उसका स्थापना दिवस हो या हेडक्वार्टर हो या उसके डायरेक्टर जनरल कौन है। अगला क्वेश्चन है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुकों के लिए नियम शामिल है। तो आपको पता है कि एक बौद्ध ग्रंथ का जो त्रिपिटक है उसमें 3 पुस्तकों का संग्रह है, लेकिन उसमें जो बौद्ध भिक्षुकों के लिए नियम है वो विनय पिटक पुस्तक में शामिल है। किसमें शामिल है? विनय पिटक में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मई 2020 में ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवात का क्या नाम था? करंट का क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं आपको बता दूं ये चीज कि जो चक्रवात अभी 2023-2024 में आए हुए हैं उनको आप लोग ध्यान में याद कर लीजिएगा अच्छे से। उस समय आया था ये अम्फान आया था। अभी जो भी 2 साल में आया है उसको आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के तहत निम्नलिखित में से कौन सा उपाय किया गया था? तो मैं आपको बता दूं कि रॉलेट एक्ट आया था कब? इसकी नियुक्ति हो गई थी 1918 में ही रॉलेट एक्ट का, लेकिन ये लागू हुआ था 1919 में। और जब ये लागू हुआ था उस समय जो वाइसराय थे वो कौन था? वो था चेम्सफोर्ड। ध्यान रखिएगा, कौन था? चेम्सफोर्ड था। और ये किससे संबंधित था? तो ये था बिना मुकदमे के कारावास।
ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला निशानेबाज ने नई दिल्ली में 2019 ISSF विश्व कप में व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल महिला स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? यह भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है और यह करंट अफेयर का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका करेक्ट आंसर अपूर्वी चंदेल हो जाएगा। बट अभी आप लोगों को मैं फिर बताता हूं कि 2023 का जितना भी खेल कूद है वो देख लेना और 24 का देख लेना, ताकि आपका जो है सो खेल से क्वेश्चन ना छूटे। और ये दिमाग में मत पालना कि खेल से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जिस शिफ्ट में पूछेगा 2 या 3 क्वेश्चन लगातार डाल देगा। और आप लोगों को पता है कि हाल फिलहाल में भी ओलंपिक हुआ था, उसके बाद तुम्हारा अभी वर्ल्ड कप क्रिकेट हुआ होगा, फुटबॉल, जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है? बुक एंड ऑथर। पिछले बार के एनटीपीसी में जो बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन था वो करंट से नहीं था, वो पुराने वाले बुक से थे। जो पुराने वाले रिसेंट के पीछे में जितने सारे बुक है ना, उसी में से पूछे गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा सेवा सदन। सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। और मुंशी प्रेमचंद्र का जो मूल नाम है वो है धनपत राय। ये भी ध्यान रखिए, इनका जन्म बनारस में हुआ था। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। इन्होंने इसकी शुरुआत 1980 में की थी, ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय रेलवे के हाल ही में जोड़े गए 17वें जोन का नाम बताइए। यहां पे तो लिख दिया है हाल, सबको लगेगा कि ये करंट का क्वेश्चन है, लेकिन ये करंट का क्वेश्चन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 18वां जोन था वो 2019 में डिक्लेयर हो गया था। आपको ध्यान याद होना चाहिए चीजें। 18वां जोन 2019 में डिक्लेयर हो गया था, जो कोस्टल वाला बना था। 17वां जोन बना था कलकत्ता मेट्रो, और ये कब बना था पता है? 29 दिसंबर 2010 को बना था। तो ये करंट का क्वेश्चन नहीं है, पुराना क्वेश्चन है, एक तरह से देख लो इसको, करंट हम नहीं रखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या अकुशल श्रमिकों के प्रवास का कारण है? जो श्रमिक अकुशल हैं उनका जो है सो प्रवास क्यों होता है? तो सबको पता है, गरीबी की वजह से वो लोग प्रवास करते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो श्रमिकों श्रम मानकों को निर्धारित या फिर जो श्रमिकों से रिलेटेड जो भी नियम कराते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 187 मेंबर इसके सदस्य हैं और 1919 में हुई थी। और दूसरी बात ध्यान लीजिएगा, इसका जो इंपॉर्टेंट है वो डायरेक्टर जनरल इसका कौन है वो ध्यान रखना है आपको, गिलबर्टो होंगबो। क्या नाम है उसका? गिलबर्टो होंगबो। ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव सूचकांक 2019 में भारत का स्थान क्या था? जो इंडेक्स हैं, जितने भी सारे इंडेक्स हैं, जनवरी में क्या हुआ? जब जनवरी में जो शिफ्ट हुआ था उसमें हर शिफ्ट में इससे एक एक क्वेश्चन आ रहा था। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि पिछले बार एनटीपीसी के बहुत सारे शिफ्ट हुए थे CBT 1 में, तो जनवरी के हर शिफ्ट में इंडेक्स से क्वेश्चन पूछ रहा था। वैसे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 129, बट ये हमको याद नहीं रखना है, हमको याद रखना है 2023-24 वाला। कौन सा याद रखना है? 2023 और 24 में मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 134 है। कितने देशों में? 193 देशों में। और जो नंबर 1 पे है वो है स्विट्जरलैंड, ध्यान रखिएगा। ये UNDP द्वारा ये दिया जाता है, ये इंडेक्स। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे कम उम्र के यूनिसेफ सद्भावना राजदूत का नाम बताइए। ये करंट का क्वेश्चन नंबर 4। उस समय जो बना था उसका नाम था मिली बॉबी ब्राउन। इससे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा यूनिसेफ के बारे में जानो। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है पहले वो जान लो। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। अब ये मैं इसीलिए बता रहा हूं कि मेरा खुद का एक ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें मुझे यूनेस्को या यूनिसेफ का फुल फॉर्म पूछ लिया था। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बेसिक चीज पे ध्यान नहीं देते और एग्जाम में वो पूछता है, फिर कंफ्यूजन में गलती करके आ जाते हैं।
यूनिसेफ का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, और यूनिसेफ का स्थापना हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। और ध्यान रखिएगा, इसके जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है कैथरीन एम रसेल। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को ध्यान रखना है। आइए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। निम्नलिखित धरोहर स्थलों में किसमें वास्तुकला की द्रविड़ शैली है? तो द्रविड़ शैली जो है इसमें किसमें, हम्पी में है। हम्पी का जो मंदिर है उसमें ये दिखता है द्रविड़ शैली। अब अगला क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में उर्वरक की सर्वाधिक खपत होती है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में? तो ये पंजाब में होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने 1920 के दशक में झांसी में सतर नदी के समीप पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से अपना आश्रय स्थापित किया था? तो ये थे हमारे चंद्रशेखर आजाद जी। चंद्रशेखर आजाद जी वही थे जो 1985 का जो काकोरी षड्यंत्र हुआ था, जिसको हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने के सब लोगों ने मिलकर किया था, उसमें ये शामिल थे। ध्यान रखिएगा, चंद्रशेखर आजाद ये बहुत ही बड़े क्रांतिकारी नेता थे। इनका बहुत ही योगदान था हमारे स्वतंत्रता संग्राम में। मुंबई के आखिरी बंदी सफेद बाघ की मृत्यु होगी, बाघ का नाम क्या है? करंट का क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 2019 का करंट है, देख लीजिए, एक साल पहले का करंट पूछ रहा है। इसका नाम था बाजीराव। क्या नाम था? बाजीराव। तो करंट का अभी तक 5 क्वेश्चन हो गया है, और क्वेश्चन का टाइप कैसा है वो आप देख सकते हैं। CSIR ने वैज्ञानिकों ने भारत में पहली बार अनुवांशिक अध्ययन किया। यह अध्ययन कहां पर किया गया है? देखो ये भी करंट का ही क्वेश्चन है, बट दिक्कत क्या है कि जब कोई भी चीज पहली बार होता है ना तो वो एक एवरग्रीन क्वेश्चन बन जाता है। हो सकता है ये क्वेश्चन इस बार भी आ जाए, 5 साल बाद भी आ जाए, इसीलिए जो वहां पे पहली बार लग जाए उस पे अधिक फोकस करना है। तो ये हुआ था लक्षद्वीप में। कहा हुआ था? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है, आपको पता है ना। यहाँ पे कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप है, और यहाँ की जो भाषा है वो है मलयालम। क्या है? मलयालम है, ध्यान रखिएगा। 1920 के असहयोग आंदोलन के साथ किस अन्य आंदोलन को सम्मिलित किया गया था? तो जब 1920 का असहयोग आंदोलन हो रहा था तो महात्मा गांधी ने आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए खिलाफत आंदोलन को उसमें सम्मिलित किया गया था। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ये शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों ने मिलकर किया था। और तुर्की में जो खलीफा के खिलाफ अंग्रेज लोग अत्याचार कर रहे थे उसके लिए, ताकि इस आंदोलन को और मजबूती, जो भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था उसको और मजबूती से वो अंग्रेजों को विरोध कर सके। ठीक है, जो नेक्स्ट है, 27 अगस्त 1948 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा था कि मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचक मंडल अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा? देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये तुमको ल्यूसेंट में नहीं मिलेगा। ल्यूसेंट में क्या है, बहुत सारे बुक में जो है नहीं मिलेगा, जो वन लाइनर की तैयारी करवाते हैं। ये सब क्वेश्चन या तो ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी जो 12th के क्लास का बुक है उस सब में मिलेगा, या फिर जो बढ़िया बढ़िया बुक है उसमें मिलेगा। तो घबराना नहीं है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए समझना कि बहुत कम आदमी इसको टिक करेगा। आए तो ठीक है, गलत टिक करके मत आना, तुक्काबाजी मत करना। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है गोविंद बल्लभ पंत। उनका मानना यह था कि अगर अल्पसंख्यक के लिए आप पृथक निर्वाचन मंडल देंगे तो उनके साथ बहुत ही अन्याय होगा, वो लोग कमजोर पड़ जाएंगे, इसीलिए उन्होंने इसका खुलकर विरोध किया था। संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? देखिए, इस शिफ्ट में पॉलिटी से 2 क्वेश्चन पूछा और दोनों ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि 95% बच्चा असमर्थ होगा इसको उत्तर देने में। ऐसा होता है किसी किसी शिफ्ट में, किसी किसी टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, आप लोग परेशान हो जाओगे। तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, आए तो ठीक है, नहीं आए तो स्किप कर दो, गलत मत मारो। क्वेश्चन क्या है कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है, ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इनको हम लोग संविधान का जनक के रूप में भी जानते हैं। ये हमारे भारत के पहले विधि मंत्री भी थे, तो इनका संविधान निर्माण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी थे, ध्यान रखिएगा।
पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य के रूप में उभरा है? करंट का क्वेश्चन नंबर 7। अब तक 7 करंट अफेयर पूछे जा चुके हैं, ये 7वां है। उस समय के अनुसार केरल था, अभी का क्या होगा देख लीजिएगा, ये हर साल इंडेक्स आता है। भारत के ध्वज संहिता 2002 के अनुसार जब भारतीय ध्वज को अन्य देशों के झंडों के साथ एक सीधी रेखा में प्रदर्शित किया जाता है तो उसकी स्थिति क्या होनी चाहिए? अभी ये भारतीय ध्वज संहिता 2002 की बात कर रहा है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि वहां तक कोई नहीं पहुंचता होगा, जो बहुत ही डीप तैयारी कर रहा होगा वही पढ़ पाता होगा, तो इसीलिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, दाएं सिरे पर होना चाहिए। ठीक है। गति के नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? तो ये न्यूटन के द्वारा दिया गया था। सब जानते हैं न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। भारतीय हाई स्कूल छात्र टीम द्वारा निर्मित और नासा द्वारा प्रक्षेपण किए गए पहले छात्र उपग्रह का नाम बताइए। करंट का क्वेश्चन नंबर 8, कलाम उपग्रह। इससे अधिक कुछ बोलना ही नहीं। करंट का देखो 8 क्वेश्चन पूछ दिया, वो भी एकदम इजी क्वेश्चन। नवंबर 2020 में मुंबई में प्रक्षेपण की गई कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी का नाम बताइए। करंट का क्वेश्चन नंबर 9, इसका नाम था आईएनएस वागीर। क्या नाम था? आईएनएस वागीर नाम था। कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर से हर शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन। अगर सिलेक्शन लेना है तो कंप्यूटर को बेसिक तरीके से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। जो इसका 6-7 टॉपिक है उसको क्लियर कर लीजिएगा 1 सप्ताह 2 सप्ताह में, आपका 2 या 3 नंबर फिक्स हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर है। भारत के सबसे पहले सफल परमाणु परीक्षण का कूट नाम क्या है? तो हमको पता है कि भारत में 2 परमाणु परीक्षण हुए थे। एक हुआ था कब? 1974 में, और एक हुआ था 1998 में। 1974 वाले का हम लोग पोखरण, दोनों पोखरण राजस्थान में ही हुआ था, ध्यान रखिएगा। ये पोखरण फर्स्ट और ये पोखरण सेकंड। इसका जो कोड वर्ड था वो था स्माइलिंग बुद्धा। क्या था? स्माइलिंग बुद्धा था। और इसका जो कोड वर्ड था वो था ऑपरेशन शक्ति। क्या नाम था इसका? ऑपरेशन शक्ति इसका नाम था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्माइलिंग बुद्धा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी राजनीति में किसे अपना गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इजी क्वेश्चन है ये। विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी? ये भी आसान क्वेश्चन है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जिसकी लंबाई कितनी है आपको बता दूं मैं, 9259 किलोमीटर है। ये मास्को को व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। इसको भी बढ़ाने का काम चल रहा है, मंगोलिया, दक्षिण कोरिया वगैरह वगैरह में जुड़ेगा। लिटमस विलियन किससे प्राप्त होता है? तो ये लाइकेन के पौधे से प्राप्त होता है। ये सब आसान क्वेश्चन, ये सब ऐसे भी कोई टिक कर देगा। जिस क्षेत्र में किसान केवल सब्जियों के विशेषज्ञ होते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? इसको हम लोग ट्रक खेती कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि देखो सब्जी जहां पर उत्पादन हो रहा है, भर रात में उसको मार्केट में पहुंचा देना है सुबह, तो किससे पहुंचा जाएगा? ट्रक से पहुंचाया जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग ट्रक खेती कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो ये होता है तमिलनाडु में, कन्याकुमारी में खास करके ये अधिक उत्पादन होता है पवन ऊर्जा का। 2020 के स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में किस शहर ने दूसरा स्थान हासिल किया है? तो ये शहर था सूरत। हालांकि ये करंट का क्वेश्चन नंबर तुम्हारा हो गया 10, और इस बार जो है पहला स्थान था इंदौर का, और अगेन दूसरा स्थान सूरत का था। ध्यान रखिएगा। असम में सबसे पहले तेल का कुआं कहां खोजा गया था? तो ये असम के डिगबोई में खोजा गया था 1866 में। बहुत पुराना सबसे पहले तेल का कुआं यहां खोजा गया था। कंप्यूटर का पिता, रिपीटेड क्वेश्चन है, कितना बार पूछेगा पता नहीं, चार्ल्स बैबेज। ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन सा क्षेत्र है? तो ऊर्जा का क्षेत्र है। ग्रीन हाउस जो गैस होते हैं वो कौन कौन होते हैं उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जलवाष्प हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया आपका, और नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, और ओजोन हो गया। ये जो
पांचों है ना, 3 2 5, ये पांचों को हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस गैस, और ये सबसे अधिक एनर्जी से रिलीज होता है। एंड ऑफ द स्लाइड, यानी कि मैंने आप लोगों का जो है सो 8 तारीख का जो 8 जनवरी का जो शिफ्ट नंबर 2 था उसके हर क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखा। इसमें मैंने पाया कि 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, 3 कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं, 13 तो ऐसे हो गए, 4 से 5 स्टैटिक के क्वेश्चन हैं, यानी कि कह सकते हैं 18 से 20 क्वेश्चन जो है सो हम लोगों ने ऐसे ही निकाल दिया। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स थोड़ा कठिन शिफ्ट था, लेकिन जो भी क्वेश्चन था वो इजी था, जो था बहुत हार्ड था। मैं आप लोगों को सजेशन देता हूं कि आप लोग करंट अफेयर, स्टैटिक वगैरह पे अधिक फोकस करें अगर आप लोग रिजल्ट चाहते हैं तो। बहुत जल्दी मैं 9 तारीख के दोनों शिफ्ट का विश्लेषण लाऊंगा, और अगर आप लोग ये वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो आप लोग इसमें क्या और बदलाव चाहते हो वो मुझे बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।